थे। बताया जरूर आम आदमी पार्टी की जीत का था, लेकिन उस तरह से आंधी आ गई थी वो नहीं बताया था। और चूंकि मैं पंजाब का जिक्र कर रहा हूं तो पंजाब में ओपिनियन पोल क्या कहता है हेमंत, ये भी बताना जरूरी है। और 13 लोकसभा की सीटें रविंद्र, और 13 पर जो लोगों की राय है वो हम बताने जा रहे हैं कि आखिरकार एनडीए के खाते में 3 सीटें, इंडी गठबंधन के खाते में 7 सीटें पंजाब से, और उम्मीद करते हैं कि किशोर जी इस बात को भी नकार देंगे, और अदर्स के खाते में यहां पर आती हुई नजर आ रही है 3 सीटें। ये जो रथ राहुल गांधी वाला है वो 7 सीटें लेकर के पंजाब से जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये ग्राफिक्स जरूरी है बहुत दिखाना, ये दिखाया ग्राफिक। गाड़ी आई, पहली गाड़ी आई, एनडीए की 3 सीटें लेकर आई। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी के सारथी बनते हुए। इंडी गठबंधन 7 सीटें यहां पर आती हुई, जिसमें कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हैं। आदर्श की अगर बात करें उनमें अन्य में 3 सीटें जाती हुई इन 13 सीटों में से दिखाई दे रही हैं। तो 13 सीटों पर मैं बिल्कुल ये दिखा दिया 2-3 बार ग्राफिक्स, लेकिन अब किशोर शर्मा जी से जल्दी से ले लेते हैं। किशोर जी ये अच्छा एक और पाई चार्ट ग्राफिक दिखाना जरूरी, ग्राफिक दिखाना बहुत जरूरी है। ये ग्राफिक आ चुका है और ये ग्राफिक्स है 3 सीटें एनडी के खाते में जो बगवा हैं, और साथ ही साथ इंडी गठबंधन के खाते में 7 सीटें, अदर्स के खाते में 3 सीटें। ये जनता की राय है, हम ये बार बार कह रहे हैं क्योंकि हम सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचे। किशोर जी इस पर आपकी राय क्या है? किशोर जी मैं इसमें सवाल जोड़ देता हूं हेमंत का कि 7 सीटें ये ओपिनियन पोल बता रहा है। आपका ओपिनियन पोल, आपका दावा 13 में से 13 सीटें पंजाब में कांग्रेस को मिल रही है, क्यों है? देखो ओपिनियन पोल आपका, आप चाहे जैसे आंकड़े पेश करो, है ना सर। सवाल का जवाब दीजिए ना, मेरे को 13 सीटें कांग्रेस को क्यों मिल रही हैं आप बताइए ना, अपना सीधा जवाब दीजिए ना आप। अरे मैं आपकी बात का आपका जवाब देते हैं, आप सटीक विश्वसनीयता कहना छोड़ दीजिए पहली बात। अब मैं आपको बात का जवाब देता हूं। आप नहीं देंगे शब्द, आप क्या कहना छोड़ेंगे ये हम नहीं करें, लेकिन आप अपनी बात तो रखिए सर। किशोर जी आप थोड़े शांत होइए, पानी पीजिए, फिर सोचिए ये जो सटीक पोल क्यों है। 13 सीटों का आंकड़ा पंजाब में, 13 लोकसभा की जो आप दिखा रहे हैं वो चेहरे आप। चलिए मुद्दे पर आ रहे हैं। किशोर जी जवाब दीजिए। वो चेहरे, हाँ बोलिए किशोर जी बोलिए। 10 साल में मोदी चेहरे का इतना बखान हो रहा है, जरा सच्चाई पे प्रकाश डाल लीजिएगा। किसानों के 3 काले कानून पेश किए गए, और ऐसा कभी नहीं होता कि देश का प्रधानमंत्री 14 महीने तक किसान बॉर्डर पे बैठा रहा। हजारों की संख्या में किसानों की जान चली गई। हम कुछ नहीं बोलेंगे, जवाब दीजिए आप। बोलिए। प्रधानमंत्री स्क्रीन पर आते हैं और कहते हैं कि हम इन कालों को मालूम वापस लेते हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ था, इकोनॉमी लॉस हुई थी, हजारों लोगों के किसानों की जान गई थी, वायदे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए, आज फिर किसान बॉर्डर पर मौजूद हैं। आप बात करते हैं स्वाभिमान की, स्वाभिमान जगाया, राष्ट्रीय स्वाभिमान खड़ा किया। क्या मणिपुर में जो आज भी हो रहा, आज भी है, क्या वो उनके महिलाओं का अपमान आज भूल गए क्या? ये कैसा स्वाभिमान है? और मैं बताना चाहता हूं आपको, प्रधानमंत्री कार्यालय निवास से थोड़ी दूर जंतर मंतर पे वो महिलाएं बैठी नहीं जिन्होंने मेडल लेके आए और उनके आंसुओं की एक भी पुकार नहीं सुनी गई। ये स्वाभिमान है, राष्ट्र का स्वाभिमान। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि स्वाभिमान देश के बाद सिर्फ मोदी, गलत ये मोदी का बखान नहीं होता। असल में मैं और आपको नहीं है, आप नकार दीजिए ना। क्या भगवान राम का मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक नहीं है? बोलिए किशोर शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या आपकी राय है? बोलिए ना, आप नकार दीजिए। हमने ये नहीं कहा प्रधानमंत्री ने स्वाभिमान जगाया, हमारा सवाल सीधा था, सटीक था, और लोगों से पूछा, लोगों की राय हमने दिखाई। आप नकार दीजिए, आप बोलिए ना, आप बोल सकते हैं 24 करोड़ लोग आप बोल सकते हैं। हेमंत नहीं बोलेंगे, ना तो जो आप पूछ रहे हैं, ना तो जो आप वो पूछ रहे हैं सवाल वो बोलेंगे, और ना मैंने जो सवाल किया कि 13 सीटें पंजाब में कांग्रेस की क्यों आ रही हैं, वो भी नहीं जवाब देंगे। जहां तक भगवान राम का सवाल है, कण कण में राम है, रोम रोम में राम नहीं। भगवान राम का मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है या नहीं? आप बोल दीजिए, आप बता दीजिए, आप प्रवक्ता कर सकते हैं। किशोर जी, हाँ मैं उसी जवाब दे रहा हूं। आप बोलिए है या नहीं? सवाल को रोजी आप बोलिए ना, है या नहीं? सकते। मैंने कहा ना कण में राम है। आप क्यों चाहते हैं कि आप जो कहें उसको मैं कहूं? नहीं, मैं ये कह नहीं रहा हूं, मैं चाहता क्या हूं, मैं तो कह रहा हूं हाँ या ना। किशोर शर्मा क्या चाहते हैं ये हेमंत जानना चाह रहे हैं। बेरोजगारी, आप क्या चाहते हैं? राष्ट्रीय स्वाभिमान है या नहीं है? भगवान श्री राम आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। कण कण में राम है, राष्ट्रीय स्वाभिमान है या नहीं, ये बता दीजिए। महेंद्रजीत मालवीय ने पार्टी छोड़ी, कहा कि मुझे राम मंदिर नहीं जाने दिया गया। लक्ष्मीकांत जी कुछ कह रहे हैं,
रोजी रोटी के सवाल को दरकिनार क्यों कर रहे हैं? महिलाओं की अस्मिता के सवाल को दरकिनार क्यों कर रहे हैं? लोग चाहते हैं मणिपुर में आज भी मणिपुर अशांत बैठा हुआ है, किसान अगली बॉर्डर बैठा हुआ है। बोले लक्ष्मीकांत जी, बोले। शर्मा जी ने 3-4 इशू उठाए, सारे अच्छे इशू में उन तीनों का सिलसिलेवार तरीके से आपको जवाब देता हूं। इन्होंने मणिपुर का सवाल उठाया। देखिए, मणिपुर यहां से 2400 किलोमीटर दूर है और यहां पर मणिपुर की स्थिति है वो आज से पहले जितनी सरकारें रही उनमें लगभग इसी तरह की स्थिति है। साल भर का कर्फ्यू वहां पर लगा हुआ है। वहां के आंतरिक स्थिति वहां पर इस तरह की थी, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन राजस्थान क्या इस तरह का था? 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री के घर से दूर भारतीय जनता पार्टी का है, वो कहता है कि ये सब चलता रहता है। थाने में पेट्रोल डाल के 10 साल के बच्चे के सामने जिंदा लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं, टुकड़ों में काटी गई 15 साल की बच्चियां और भट्टी में जला दी, इनको शर्म नहीं आई? तेजाब डालकर बलात्कार के बाद 15 साल की दलित बच्ची को कुएं में फेंक दिया, इनको शर्म नहीं आई? राजस्थान पूरे 5 साल तक महिला अत्याचार के मामले में अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्यों प्रयास नहीं हुए? क्या मणिपुर के साथ जो हुआ वो शर्मनाक नहीं है इस देश में? क्या क्यों लाल किले की प्राचीर से क्या कहा प्रधानमंत्री ने कि हम कहेंगे हम सूर्योदय होगा? क्यों नहीं होता? अरे किसानों का मांग आप सुनते नहीं है, आप नए देश की बात करते हैं। पूरे के 10 24 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और ये हाईएस्ट बेरोजगारी है। रोजी रोटी के सवाल पे ही बात कीजिएगा। 24 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। किशोर जी, आप ना थोड़ा विलंब से आए थे। बेरोजगारी है जो पहली सेगमेंट थी, किशोर जी, जो पहली सेगमेंट थी हमारे इस मेगा ओपिनियन पोल की, सटीक ओपिनियन पोल की, तो उसमें रोजगार भी लोगों का वोट देने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने जा रहा है। 27% लोग इसी मुद्दे पर वोट डालेंगे, जो हमारा सैंपल का जो हमारे सर्वे का सैंपल साइज है। मैं एक बार अजमेर का रुख करता हूं। अशोक सिंह भाटी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और लोगों के साथ मौजूद हैं। देखिए अशोक, जाहिर तौर पर प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है राजस्थान में और बाकी राज्यों में। बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से चुनावी माहौल बन रहा है और इस ओपिनियन पोल की भी तस्वीर अब राजस्थान में लोग लगातार इस वक्त देख रहे होंगे। क्या इस बार मुद्दे रहने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए यहां के मतदाताओं के? जी बिल्कुल, अजमेर में क्या स्थिति है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, सांसद ने कितना काम किया और अगले सांसद से क्या उम्मीद है, इन तमाम बातों को लेकर हमारे साथ जनता मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या अजमेर में मुद्दे हैं ऐसे जिसे लेकर आप वोट डालेंगे? आप युवा हैं और क्या अपेक्षाएं आपकी रहती है? अजमेर में जो मुख्य मुद्दा है वो एजुकेशन। भाई हम युवा हैं तो हम एजुकेशन की जो जितनी व्यवस्था है उनको और ज़्यादा सुदृढ़ हो और जो रोजगार के अवसर हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो भी आए, सरकारी वैकेंसीज भी गवर्नमेंट निकाले और अजमेर का एमपी वो हो जो अजमेर का लोकल हो, अजमेर के लोकल मुद्दों की जिसको जानकारी हो, अजमेर की जो जन समस्याएं हैं और जो उसके बारे में वो जान पाए, तो वो एमपी जो अजमेर का लोकल हो, ना कि कोई बाहरी आकर अजमेर से यहाँ उम्मीदवार बने। दोनों पार्टियों से हमारा ये अनुरोध रहेगा क्यों अगर वो लोकल रहेगा तो अजमेर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे भली भांति रूप से परिचित रहेगा और वो ग्राउंड पर जाकर और देश की सबसे बड़ी पंचायत में अजमेर के हित में अपनी बात रख पाएगा। ओपिनियन क्या है आपकी? अगर ओपिनियन की बात करें तो राजस्थान में 25 में से कितनी सीटें कांग्रेस और बीजेपी या निर्दलीय को मानते हैं? जिस तरीके की सूची दोनों पार्टियों ने अभी निकाली है, कल ही कांग्रेस पार्टी ने अपने 10 उम्मीदवार निकाले हैं जो घोषित किए हैं। उस जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं वो पूरी तरीके से ग्राउंड पे मजबूत हैं। उनका फीडबैक जो लिया गया है, जो आ रहा है, बड़ी मजबूती से आ रहा है और कांग्रेस इस बार अच्छा फाइट बीजेपी को देने जा रही है और कहीं ना कहीं इस बार कहीं उल्टा नहीं हो जाए और कांग्रेस के पक्ष में कहीं 25 सीटें आने का पूरा चांस है। कांग्रेस की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, बीजेपी की स्थिति राजस्थान में मजबूत है, देश में मजबूत है, क्या मानते हैं, कैसा ओपिनियन है आपका? निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने कहा कि भाजपा की स्थिति देश में मजबूत है, राजस्थान में मजबूत है और मैं समझता हूं उन सबसे ज्यादा मजबूत अगर कहीं है तो वो अजमेर में। उसका कारण ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस दिन वाराणसी को स्मार्ट सिटी की सौगात दी थी उसी दिन उसी समय अजमेर को स्मार्ट सिटी की सौगात दी थी। ये इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए अगर एकमात्र
अजमेर ऐसी लोकसभा है राजस्थान की जिसको वो अपनी वाराणसी के समकक्ष मानते हैं। ऐसे के अंदर अजमेर के विकास की उन्होंने लगातार चिंता करी। जब हमने स्मार्ट स्टेशन की बात करी तो राजस्थान के अंदर एक अजमेर लोकसभा का वो स्टेशन रहा जिसको नया इस जीर्णोद्धार का कार्य कल ही हमने देखा 85,000 करोड़ रुपए का एक ही बटन दबा के उद्घाटन हो गया। हमने कल सड़कों का देखा 200,000 करोड़ से ज्यादा के सड़कों का उद्घाटन हो रहा है। अभी हम देखें नागौर वाला जो हाईवे बना है केंद्र की सौगात से, वो इतनी बड़ी सौगात है जिसके अंदर अजमेर लोकसभा के हर बासिंदों को लाभ मिल रहा है। मैं ये समझता हूं कि अजमेर के चारों तरफ, अजमेर जयपुर और जयपुर से दिल्ली जाने का जो रिंग रोड बना है उसका सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ मिलता है तो अजमेर की बात करें तो क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या आपको लगता है कि और बेहतर होना चाहिए अजमेर? जी वैसे तो मोदी जी ने अजमेर को बहुत कुछ दिया है, स्मार्ट सिटी की सौगात दी है, वंदे भारत ट्रेन दी है, स्पोर्ट्स की बहुत सारी हॉस्पिटल सुविधाएं और देते रहते हैं। फिर भी कुछ सुविधाएं आने वाले समय में पानी की रहेगी जो जिसपे काम चल रहा है। जब से विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष हमारे यहाँ से बने 10 साल के यूपीए सरकार के कार्यकाल और एनडीए सरकार के कार्यकाल के बारे में भी जरा जान लीजिएगा। उस पे प्रस्ताव चल रहा है, न सिर्फ अजमेर, पूरे राजस्थान के लिए बहुत अच्छी देन है पानी के लिए। अजमेर में जो पानी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है तो एक अच्छी देन है एआरसीपी। पिछले 10 साल में यूपीए एनडीए के कार्यकाल हो या पिछला जो यूपीए का कार्यकाल है, उनकी तुलना करें तो क्या मानते हैं किसका बेहतर रहा? सर मैं तो मानूंगा कि मोदी सरकार जब 2014 के अंदर केंद्र के अंदर आई थी उसके बाद से देश के युवाओं की जो हालत रही, क्योंकि मैं एक युवा और युवाओं की बात करूंगा कि एक देश में से युवाओं की जो इन्होंने दर दर भटकने की जो इन्होंने इनकी स्थिति बना दी है। युवा जो आज के समय में दर दर भटक रहे हैं, पकौड़े तलने जैसी बातें करते हैं, चाय बनाने की बातें करते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि नाले से गैस निकाल के गैस जलाएं, वो प्रधानमंत्री देश के युवाओं के बारे में क्या सोचेंगे? जहां अजमेर एक शिक्षा के अंदर पहले नंबर पे माना जाता था वो आज इतना नीचे गिर चुका है। तो सर मैं युवा हूं और आपको एक बात और बताना चाहूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जो भजन लाल शर्मा जी आए जिन्होंने आते ही पहले झटके के अंदर 5,000 युवा मित्रों को निकाला, तो सर हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि भाजपा सरकार यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इस प्रकार के युवाओं के हित के लिए क्या काम करेंगे? क्योंकि माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा युवा हैं और युवाओं की आज इन्होंने ये स्थिति कर रखी है कि हम लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। बिल्कुल अशोक, मैं सर यही चीज बताना जनता की चाहूंगा, 25 सीटें क्या है हो वो भी हमने दिखाई बिल्कुल। और साथ ही साथ ये मेगा ओपिनियन पोल जिसमें हम दिखा रहे हैं देश की जनता की राय आगे आने वाले महासंग्राम को लेकर के 24 के रण को लेकर के लोग क्या सोचते हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए